हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस 2.0 में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए होने वाली है और आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारी स्टैटिक जीके की पहली क्लास होने वाली है। इसके अंदर जो है मिक्स क्वेश्चन रहेंगे आपके स्टैटिक जीके के। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आएगा। बिल्कुल आपके टीसीएस के नए पैटर्न के आधार पर हमारी ये क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिएगा प्रश्नों की जो टोटल संख्या है वो आपकी 30 होने वाली है और आज की क्लास जो है वो थोड़ी सी आसान लेवल है, यानी कि मैं आज आपको टारगेट दे रहा हूं मिनिमम 30 में से आपको 25 प्लस का स्कोर करना है। इससे कम स्कोर करोगे ना वो भी इस क्लास में तो भाई आपकी तैयारी में बहुत कमी है। अभी भी स्टैटिक जीके की पहली क्लास है। स्टार्ट करते हैं। आज के सामने आपका पहला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई वर्ष 1992 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। उनका संबंध किस नृत्य से है? ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। आपसे एग्जाम्स में उल्टा भी आ सकता है कि मृणालिनी साराभाई का संबंध इस नृत्य से है और उनको किस वर्ष पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया। इस तरह से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर मैच करेगा। जिसने ऑप्शन ए को दिया है भरतनाट्यम, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है जी। ठीक है, और 1992 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, टी.एन. कृष्णन भारत सरकार ने 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसमें एक डाउट भी है मुझे थोड़ा सा। चलिए आप आंसर करिए प्रश्न का जल्दी से। है ना, इनको शायद पद्म विभूषण मिला है मेरे हिसाब से, एक बार चेक कर लीजिएगा। है ना, यहाँ पे शायद पद्म विभूषण होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पर क्या है, इनका संबंध वायलिन से है, ये वायलिन बजाते थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, टी.एन. कृष्णन वायलिन बजाते थे जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सगाई त्योहार निम्नलिखित में से कहां मनाया जाता है? देखो भाई, स्टैटिक जीके की क्लास है, सबसे ज्यादा वेटेज आपका स्टैटिक जीके का ही रहने वाला है। अब यहां पर मैं जिस जिस टॉपिक से प्रश्न उठाए हैं ना, वो सारे टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। कल हमने टॉपिक करवाया था भारत के प्रमुख नृत्य, उम्मीद करूंगा आपने देखा होगा, आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मुझे यही करवाना है, भारत के प्रमुख त्योहार। ठीक है, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। सगाई कहाँ का त्योहार है? तो ये मणिपुर का है। आंसर मैच करिएगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, फटाफट से एक बार आंसर कर दीजिएगा। कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दीपावली। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है, आंसर मैच करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, प्रसिद्ध गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक। जल्दी से आंसर दीजिए। देखिएगा, गोमतेश्वर मूर्ति जो है ना, ये कहां है? श्रवण बेलगोला में स्थित है। श्रवण बेलगोला में स्थित है। श्रवण बेलगोला कहां पे है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, यह जो है यह कर्नाटका में है। हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछ सकता है कि जो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर मूर्ति है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखिएगा। गंग वंश के सेनापति, गंग वंश के सेनापति चामुंडा राय ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? चामुंडा राय ने इसका निर्माण करवाया था। आपको पता है जो श्रवण बेलगोला है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहां बिताए? श्रवण बेलगोला में बिताए थे और वहां पर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। अगर ऐसा प्रश्न आए तो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, मार्तंडे सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? लद्दाख, चेन्नई, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर। स्टैटिक जीके ही डिस्कस करेंगे सिर्फ आज की क्लास में।
थोड़े अच्छे लेवल के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेसिक ही है, थोड़े से अच्छे प्रश्न हैं, कुछ विद्यार्थियों को इसमें समस्या भी हो सकती है, ठीक है ना। भारत के जितने मंदिर हैं, मस्जिद हैं, धार्मिक स्थल हैं, ये टॉपिक क्लियर रखिएगा अपना। कौन सा टॉपिक है? भारत के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल, अच्छा टॉपिक है। यहां पे जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, मैच करिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने। किसने वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर लाला लाजपत राय? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कर दीजिएगा। डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन बी को दे रहे हैं महात्मा गांधी, उनका आंसर करेक्ट है। दो दो प्रश्न कवर होते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी, कहां पे हुई है? डरबन में। कब हुई है? 1904 में। ठीक है, अच्छे से याद किया करो सारी डिटेल के साथ। 8 नंबर देखिए, निम्न में से कौन ओडिशा की एक पारंपरिक चित्रकला है? ये जो टॉपिक है ना आपका, प्रमुख चित्रकला, इसके अलावा प्रमुख पोशाक, है ना। और मैंने घराना से भी प्रश्न लिया है आज के टेस्ट में। प्रमुख घराने, प्रमुख गायन शैलियां, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने बेस पर भी इनको तैयार करने की कोशिश करो आप लोग। ठीक है, ओडिशा का एक पारंपरिक चित्रकला कौन सी है? तो ये पट्टचित्र है, जो ऑप्शन बी को बता रहे हैं उनका राइट आंसर है। वारली आपको पता होना चाहिए, वारली चित्रकला कहां से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है जी। चिकनकारी चित्रकला कहां से है? तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मधुबनी कहां की चित्रकला है? तो मधुबनी जो है ये बिहार की चित्रकला है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी? अमृता प्रीतम, अनीता देसाई, सरोजिनी नायडू, अरुंधति राय? ये प्रश्न ना दिल्ली पुलिस की क्लास में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था आपको, ठीक है ना, एक्स्ट्रा फैक्ट में। तो अगर आपको याद है, आप दिल्ली पुलिस की क्लास हमारी स्टार्टिंग से ले रहे हैं, तो आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहली बात, मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1969 में। ठीक है, अरुंधति राय को यह पुरस्कार मिला है 1997 में, उनकी कृति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ऑप्शन आपका यहां पर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिस भाई ने ऑप्शन डी को दिया है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की। 1997 में इनको मान बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, पापीकोंडा नेशनल पार्क डैश के पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी जिलों में पापी हिल्स में स्थित है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात? जल्दी से आंसर करिए। आपको क्या लग रहा है कि सारे प्रश्न आसान डाले हैं? अच्छे लेवल के प्रश्न भी डाले हैं। इजी टू मीडियम क्लास है आज की, हार्ड तो मैं नहीं बोलूंगा भाई, इजी टू मीडियम लेवल की क्लास है आज की। ठीक है, नेशनल पार्क याद होने चाहिए और नेशनल पार्क मुझे खुद करवाने हैं आपको। ठीक है ना। अगला टॉपिक आप ही बता दो कि मैं त्योहार वाला करवाऊं या फिर मैं करवाऊं राष्ट्रीय पार्क। और भी टॉपिक हैं बहुत सारे, अभी आएंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। यहां पे आंध्र प्रदेश जो भाई ऑप्शन सी को दे रहे हैं उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न देखिएगा, 100 रुपए के भारतीय नोट के पीछे किसी ऐतिहासिक स्थल की तस्वीर छपी है? एलोरा की गुफाएं, सूर्य मंदिर, रानी की बाव, सांची स्तूप? आंसर करो जल्दी से। ये आपको ना लगभग सारे पता होने चाहिए। ठीक है जी, 2000 रुपए का नोट, इसके पीछे किसकी तस्वीर छपी है, ये सारी चीजें मैं बारी बारी से क्लियर करता हूं। देखो, एलोरा की जो गुफाएं हैं यह है 20 रुपए के नोट के पीछे छपी है तस्वीर। सूर्य मंदिर की तस्वीर छपी है 10 रुपए के नोट के पीछे, ये ध्यान रखिएगा। रानी की बाव जो हमने क्वेश्चन किया है 100 रुपए के नोट के पीछे, ऑप्शन सी करेक्ट है। कहां पे है? तो ये गुजरात में है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है, सूर्य मंदिर कोणार्क ओडिशा में है।
सांची स्तूप जो है इसकी फोटो 200 रुपए के नोट के पीछे छपी है। अब बचा क्या है हमारे पास बचा है 2000 का नोट, जबकि बंद हो चुका है, पर अगर एग्जाम में आ जाए तो पता होना चाहिए। 2000 रुपए का जो नोट है इसके पीछे किसकी तस्वीर छपी थी? तो ये था चंद्रयान। अब क्या बचा है आपके पास? बचा है 500 रुपए का नोट, है ना। 500 रुपए के नोट के पीछे किसकी तस्वीर छपी है? तो ये लाल किला छपा हुआ है 500 रुपए के नोट के पीछे। ठीक है जी। इसके अलावा एक नोट और बचता है आपके पास 50 रुपए का। 50 रुपए के नोट पर हम्पी के खंडहर की तस्वीर छपी है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। चलें अगले प्रश्न पर। 12 नंबर आपके सामने। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित मीनाक्षी मंदिर किस नदी के दक्षिणतम तट पर स्थित है? करो आंसर भाई। मीनाक्षी मंदिर कहां पे है? मदुरई में है, जो कि तमिलनाडु का शहर है। ठीक है, यह प्रश्न तो आता है आपके पास हमेशा। आपसे अगर पूछ ले कि किस नदी के दक्षिणतम तट पर है, तो यहां पे क्या आंसर करोगे? ये आंसर कर दो मुझे, जल्दी से आंसर करिएगा। ठीक है, क्या आंसर देंगे भाई? ये वैगई, ऑप्शन डी आंसर देख रहे हो ना, वैगई करेक्ट आंसर है। वैगई क्या है, एक भी चीज पता होनी चाहिए, सबसे दक्षिणतम नदी भी है। हमारे भारत की सबसे दक्षिणतम नदी है ये, सबसे दक्षिण में पाई जाने वाली नदी। अगला प्रश्न है 13 नंबर। मंजीरा नदी पर स्थित निजाम सागर बांध डैश राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। शायद ये प्रश्न पहले करवाया गया है आपको, पर स्टैटिक जीके है तो इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो हम करवाएंगे भाई। ठीक है, मंजीरा नदी पर स्थित निजाम सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है? जल्दी से एक बार इसका आंसर कर दीजिएगा, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निजाम सागर बांध जो है ये तेलंगाना में है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सही है। किस नदी पर है? तो मंजीरा नदी पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक के साथ साथ आपको दो दो प्रश्न गिफ्ट मिले हैं, संभाल के रखो और अच्छे से याद करो। 14 नंबर देखिए। 1991 में स्थापित हुआ सरस्वती सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। यह किस क्षेत्र में विशेष प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, यह आपको बताना है। यानी कि यह कौन सा टॉपिक है? पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान, यह टॉपिक क्लियर कर लीजिएगा। और फिर करंट अफेयर का प्रश्न भी क्लियर करना है कि सरस्वती सम्मान हाल ही में किसको मिला है ना, इस टाइप के प्रश्न। नोबेल पुरस्कार किस किस को मिले हैं, ये सारे क्लियर करने हैं आपको। अब यहां पर आपके 3 प्रश्न क्लियर होते हैं। पहला क्या है कि सरस्वती सम्मान की शुरुआत कब हुई है? 1991 में स्थापना हुई है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है, ये पता है ना आपको। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1965 में इनकी शुरुआत की गई थी। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार जो है यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलचित्र यानी कि फिल्म के क्षेत्र में कौन सा देते हैं? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। मैं दादा भाई नौरोजी बोलने वाला था, दादा साहेब फाल्के। और वर्ल्ड लेवल पर क्या मिलता है? ऑस्कर अवार्ड। वर्ल्ड लेवल पर ऑस्कर अवार्ड होता है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन कहां स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार। देखो ये तो है थर्मल पावर स्टेशन। इसके अलावा आपको एटॉमिक पावर स्टेशन भी पूछ सकता है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये भी सारे कर लीजिएगा। कौन से किस राज्य में है, किसकी स्थापना कब हुई, कौन सा किस नदी के किनारे है, ये सारे कर लीजिएगा आप, है ना। बरौनी कहां पे है? तो ये बिहार में है, ये ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। बिहार के बेगूसराय जिले में। कौन से जिले में? बेगूसराय जिले में। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। डाबोलिम एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भारत के हवाई अड्डे, अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय, टॉपिक दे रहा हूं मैं आपको साथ साथ, ठीक है ना। भारत के हवाई अड्डे प्लस क्या है? भारत के प्रमुख स्टेडियम,
नेशनल और इंटरनेशनल, कौन सा स्टेडियम सबसे बड़ा है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, कौन सा इंडोर स्टेडियम है, आउटडोर स्टेडियम है, कौन सा स्टेडियम किस खेल से रिलेटेड है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर से भी बन जाते हैं, जैसे आईपीएल का फाइनल मैच कहाँ खेला गया, एशिया कप का फाइनल मैच कहाँ खेला गया, वर्ल्ड कप का पहला मैच कहाँ खेला गया, अंतिम मैच कहाँ खेला जाएगा, ये सारे आपके एग्जाम तक तो शायद वर्ल्ड कप खत्म हो जाएंगे। डाबोलिम एयरपोर्ट, देखो गोवा, यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर देंगे आप सभी, ऑप्शन सी करेक्ट है। गोवा में कितने एयरपोर्ट हैं, गोवा में कुल 2 एयरपोर्ट हैं, एक हो गया दाबोलिम, एक हो गया मोपा एयरपोर्ट जो अभी बना है। कौन सा है, मोपा एयरपोर्ट। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। बुल्स आई शब्द किस खेल से संबंधित है, तैराकी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स। बुल्स आई, इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसको बोला जाता है सांड की आंख। अब आपको पता है सांड की आंख जो है एक मूवी भी है, फिल्म बनी है ना, फिल्म भी बनी है, और ये निशानेबाजी के ऊपर ही फिल्म बनी है, बॉलीवुड की है, और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है। मैं कहूंगा कि इस फिल्म को भी जरूर देखिएगा, रियल लाइफ स्टोरी पे बनी है। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निशानेबाजी। सभी ने क्या ऑप्शन बी को आंसर दिया है, मैच करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपके सामने विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय किस देश में स्थित है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपसे अगर पूछ ले कि इसकी स्थापना कहां हुई, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है, तो 1971 में इसकी स्थापना हुई है। इसका अगर हेडक्वार्टर पूछ ले, जो कि आपसे पूछा है, तो हेडक्वार्टर कहां पे है भाई, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सभी का सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 19 नंबर आपके सामने। निम्नलिखित में से क्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, श्रीनगर, धर्मशाला, ले, जम्मू। आंसर करिएगा जल्दी से। अच्छा प्रश्न है, क्लास आज की बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं लेके आया हूं जिसमें आपको ज्यादा डिटेल बताई जाए। जो डिटेल बताने वाले प्रश्न है वो आपको डिटेल बताई जा रही है। स्टैटिक जीके आपके पास ऐसे ही आएंगे, स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रही है, बस स्टैटिक जीके को आप थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा, है ना। बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है, अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आपको काम जरूर करना है भाई, ठीक है। पहली क्लास है, और भी क्लासेस आएंगी स्टैटिक जीके की। हाँ जी, जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और जम्मू जो है, ये जम्मू और कश्मीर की J&K की क्या है, शीतकालीन राजधानी है। कौन सी राजधानी है, शीतकालीन राजधानी है, यानी कि जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी टोटल 2 राजधानियां हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 20 नंबर है, बिहार में स्थित शहर बोधगया किस नदी पर अवस्थित है, बोधगया शहर कहां पे है, बिहार में है, या फिर गया भी बोल देते हैं। आपको पता है बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी, तो बोधगया में हुई थी, है ना। गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, अच्छा टॉपिक बन जाता है। बताइए आंसर, सोन नदी, ताप्ती नदी, निरंजना नदी, सरयू नदी। बिहार में स्थित शहर बोधगया किस नदी पर अवस्थित है, क्या आंसर किया है आपने, आंसर मैच करो भाई। जो ऑप्शन सी को बता रहे हैं निरंजना नदी, उनका करेक्ट है। निरंजना नदी को ना फल्गु नदी भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में फल्गु आएगा, फल्गु नदी, तो फल्गु नदी को टिक कर लीजिएगा। कभी सोचो कि सर ने तो निरंजना बताया है, ये फल्गु कहां से आ गया, ठीक है ना। फल्गु नदी का पुराना नाम निरंजना नदी है। जब अब तो ये गया हो गया, पहले इसको बोध गया कहा जाता था, उसके हिसाब से निरंजना आंसर है, गया के हिसाब से फल्गु है, सेम चीज है, ठीक है। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, तो जो सूरत शहर है ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो शहर अयोध्या कौन सी नदी के तट पर है, सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बहुत ही बेस्ट प्रश्न है आपके लिए, इसका आंसर करिएगा। सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार।
आपसे पूछ सकता है इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है ना, इसमें कितनी राशि दी जाती है, ये पूछ सकता है आपसे। ये है पहली महिला, आपसे पूछ सकता है कि पहले पुरुष जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला कौन थे। ये सारे आंसर आपको पता होने चाहिए सर। देखिए यहाँ पे कर्णम मल्लेश्वरी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कर्णम मल्लेश्वरी को मिला है। शुरुआत हुई थी 1991-92 में, ये आपको पता होना चाहिए। 91-92 में राशि दी जाती है 7.5 लाख रुपए, ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले पुरुष थे जिनको मिला था वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद कौन सा खेल खेलते हैं, तो शतरंज के प्लेयर हैं। ऐसे पहले भारतीय जिनको राजीव गांधी मिला है वो है विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। सिंपल है और बेसिक है, आंसर करिएगा। तमिल, तेलुगु, बांग्ला, हिंदी। इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से किस भाषा को जाना जाता है। अगर आप सभी ने यहां पर ऑप्शन बी को दिया है तेलुगु, आपका आंसर करेक्ट है जी। चलें अगले पर, क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्यायालय किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कोलकाता, मद्रास, केरल, गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 23, आंसर जल्दी से करिएगा। सेशन पसंद आ रहा होगा उम्मीद करूंगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी कर दीजिएगा। कमेंट कर दिया करो भाई, सेशन कैसा लगता है आपका। आपके कमेंट से ही तो हमें मोटिवेशन मिलता है, कमेंट कर दिया करो जरूर से। लैपटॉप की बैटरी भी डाउन होने वाली है। क्या आंसर है यहाँ पे, केरल, आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मैच करिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी है। उर्दू भाषा की लिपि क्या है, खरोष्ठी है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब इधर देखो, अब हम बात करेंगे किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो यह कहा गया है अनुच्छेद 343 ए में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, ठीक है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है, तो यह पंचायती राज से संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये भैया अनुच्छेद से भी सोच रहा हूं एक दो क्लास आपकी अनुच्छेद की भी करवा दें, है ना। अनुच्छेद से बहुत प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अगले प्रश्न देखिएगा 25 नंबर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। अगर आप मेरी दिल्ली पुलिस की क्लासेस देखेंगे ना, कम से कम 4 से 5 प्रश्न मैंने इस टाइप के डाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये नया ट्रेंड है भाई। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, आप लोग को नहीं पता है, ठीक है। और एग्जाम में प्रश्न आएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, आंसर मैच करिए। सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। 26 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जोधपुर, उदयपुर, कुमायूं, तारापुर। भारत के किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, उदयपुर को बोलते हैं। ऑप्शन बी आंसर को मैच कर लीजिएगा, सभी ने ऑप्शन बी को दिया होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर। 27 नंबर है वही प्रश्न है घराने से। मैंने आपको बताया था पंडित जसराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, है ना। उनका संबंध किस घराने से था। ग्वालियर घराना, आगरा घराना, बनारस घराना, मेवाती घराना। ये घराना वाला जो टॉपिक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये करके जाइएगा। पंडित जसराज क्या हैं, शास्त्रीय संगीतकार हैं एक। इनका संबंध जो है ये मेवाती घराने से है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर मैच करिए। सभी ने ऑप्शन डी को दिया है। चलिएगा 28 नंबर देखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। एंजेला मार्केल, चंद्रिका कुमारतुंगा, जूलिया गिलार्ड, मार्गरेट थ्रेचर।
ग्रेट ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री। स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं मार्गरेट थ्रेचर, उनका राइट आंसर है। ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। देखो ऐसे ही एंजेला मार्केल क्या है, जर्मनी की पहली महिला चांसलर, जर्मनी की पहली महिला चांसलर, महिला चांसलर, ठीक है। चंद्रिका कुमार तंगा क्या है, श्रीलंका की पहली महिला प्रेसिडेंट, श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री तो एस भंडार नायके है पहली। जूलिया गिलार्ड क्या है, ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। प्रश्न है कि पोचमपाद परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना डैश नदी में स्थित है, गोदावरी, कृष्णा, राप्ती, सूरू नदी। गोदावरी है ना, ये गोदावरी हो गया। चलिए आंसर करिए जी जल्दी से, क्या आंसर है। पोचमपाद परियोजना भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। किस नदी पर है, तो ये गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन ए करेक्ट है, गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी और कृष्णा दोनों ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहां गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये क्वेश्चन एक बोनस है, ले लीजिए, दिमाग में आ गया है बस। राप्ती नदी के तट पर कौन सा शहर है, तो गोरखपुर जो शहर है, गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे है, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसके बाद आपकी छुट्टी है। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि स्टैटिक जीके के ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे हैं, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है आपको, क्वेश्चंस का कलेक्शन आप सभी को कैसा लगा है। वर्ष 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना किसने की। ये प्रश्न थोड़ा सा मैंने इसलिए लिया है कि इसमें आप लोग का डाउट होगा, ठीक है ना। मैं इसके साथ आपको एक प्रश्न और देता हूं, देखो अगर आपको बोले सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, कट गए, चलो कोई बात नहीं, समझ तो रहे हो ना आप। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो इसका आंसर क्या करोगे। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। बहुत लोगों के गोपाल कृष्ण गोखले आंसर आ रहे होंगे, मुझे पता है, ठीक है। देखो यहां पे ये सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी है, इसकी स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। कहां पर, लाहौर में। उस टाइम तो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, समझ रहे हो चीजों को। 1921 में पूछेगा सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो 1921 में। किसने की है, लाला लाजपत राय ने। कहां की है, तो लाहौर में। अब आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी पर। इसकी स्थापना हुई है 1905 में। कहां हुई है, पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। किसने की है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। किसने की है, तो ये की है भाई गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, अगर एग्जाम में आएंगे तो कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और गलत नहीं करना है कंफ्यूज होकर के, ठीक है जी। तो यही था आज का आपका सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, और इन 30 प्रश्नों में आपने टोटल कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं, ठीक है जी। सेशन को बंद करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।